तो इसकी शुरुआत हम करते हैं पदार्थ से। हमारे सामने एक वर्ड है, एक शब्द है, पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? संसार या ब्रह्मांड या हमारे आसपास की जो भी वस्तु हमें दिखाई दे, जो भी वस्तु हमें दिखाई देती है, वह तभी पदार्थ कहलाती है यदि उसका द्रव्यमान हो। पहला, वस्तु का क्या होना चाहिए? द्रव्यमान। वस्तु का द्रव्यमान और द्रव्यमान के साथ साथ उसका आयतन हो। आयतन के साथ साथ उसका आयतन हो, तभी वह वस्तु पदार्थ कहलाती है। आयतन यानी वस्तु कितनी जगह घेरती है। वस्तु कितनी जगह वस्तु कितनी जगह घेरती है, वह उसका आयतन होता है। और द्रव्यमान होता है वस्तु में उपस्थित पदार्थ की या द्रव्य की मात्रा, उसका द्रव्यमान होता है। तो पदार्थ होने के लिए दो आवश्यक कंडीशन है। पहला, उसका द्रव्यमान होना चाहिए और दूसरा, उसका आयतन होना चाहिए। अब हम हमारे आसपास जितनी वस्तु है, दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले पदार्थ है, उनमें परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तन, पदार्थ में परिवर्तन कब होता है? यदि पदार्थ का रंग बदल जाता है, पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, पदार्थ के आंतरिक गुण बदल जाते हैं, तब हम कहते हैं कि पदार्थ में परिवर्तन हुआ है। और ये परिवर्तन दो प्रकार से होता है। पहला है भौतिक परिवर्तन, और दूसरा है रासायनिक। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। पहले हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं। पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं, ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब पदार्थ के भौतिक गुण क्या है? भौतिक गुण जैसे आकार, रंग, अवस्था आदि जो भौतिक गुण है, यदि इन्हीं में केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन है, यह अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब है कि हम जब ये पदार्थ में भौतिक परिवर्तन होता है, तब उसके बाद में उस पदार्थ को हम वापस मूल पदार्थ में लेके जा सकते हैं, यानी ये अस्थायी होता है। यानी जैसे लकड़ी है, लकड़ी को हम काटते हैं, लकड़ी को हम काटते हैं, तो काटने के बाद में वो टुकड़ों में टूट जाती है, विभाजित होती है। अब इन टुकड़ों से हम, यदि जैसे ये लकड़ी है, मैंने इसको यहाँ से तीन चार टुकड़े कर दिए, इन टुकड़ों को यदि हम एक दूसरे के पास वापस लेके आते हैं, तो हमें ये हमारा जैसे पहले लकड़ी थी वैसे हमें प्राप्त हो जाती है। मतलब ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। जो भौतिक परिवर्तन है, यह अस्थायी होता है, तथा इसके साथ में ये उत्क्रमणीय भी होता है। उत्क्रमणीय का मतलब है वापस से इसकी जो पहले वाली अवस्था है उसमें लेके आ सकते हैं। के बाद में यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई नया पदार्थ नहीं। ये होता है भौतिक। इसके बाद में आता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में जब ये परिवर्तन होता है, यानी रासायनिक परिवर्तन होता है किसी पदार्थ में, तब पदार्थ के आंतरिक गुणों में बदलाव आता है। आंतरिक गुणों में बदलाव आता है, तथा पदार्थ
पदार्थ के आंतरिक गुणों में बदलाव होने के साथ साथ पदार्थ रासायनिक रूप से बदल जाता है, इसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है, ये होता है स्थायी। स्थायी होने के साथ साथ में ये होता है ये होता है अनुत्क्रमण। हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे जल यानी पानी। पानी का मैंने टेम्परेचर कम किया, इसका ताप कम किया, यानी इसको हम फ्रिज के अंदर रख दे तो ये बदल जाता है बर्फ में। इसमें चेंज हो गया बर्फ में। अब इस बर्फ को यदि में वापस गर्म करते हैं, बर्फ को वापस गर्म करते हैं या इसे हम धूप के अंदर रखते हैं तो हमें उन्हें पानी प्राप्त होता है, उन्हें भी पानी प्राप्त हो सकता है। मतलब ये देखो, पानी से बर्फ, बर्फ से वापस पानी बन रहा है। मतलब पहले ये द्रवावस्था थी, पानी की द्रवावस्था थी, पानी की ठोस अवस्था थी, वापस ठोस अवस्था से हम द्रवावस्था प्राप्त करते हैं। ये है उत्क्रमणीय, ये है उत्क्रमणीय। एक है लकड़ी या कागज। लकड़ी या कागज को मैं टुकड़ों में विभाजित कर दूं, लकड़ी को टुकड़ों में काट देते हैं, एक लकड़ी लंबी लकड़ी है उसको काट देते हैं और कागज है उसको फाड़ देते हैं। जब लकड़ी को टुकड़ों में तोड़ते हैं या विभाजित करते हैं इसको, तब हमारे पास लकड़ी ही मौजूद होती है। मतलब यहाँ तक लकड़ी को काटने के बाद में टुकड़े मिले, रही तो वो लकड़ी। कागज को मैंने फाड़ दिया, 4-5 टुकड़े कर दिए, तो रहा तो हमारे पास कागज। लेकिन जब मैं इनका दहन कर दूं, जब हम इनका दहन करते हैं, लकड़ी और कागज का दहन करते हैं, तब हमें यहाँ पर राख प्राप्त होती है, यानी ये पूरी तरीके से जल जाते हैं। राख प्राप्त होता है, कुछ गैसें प्राप्त होती है, जैसे राख, गैसें आदि हमें यहाँ प्राप्त होते हैं। मतलब लकड़ी है, लकड़ी को जलाने के बाद में वो राख में बदल जाती है। अब लकड़ी का जो पदार्थ है, ये कौन सा परिवर्तन है यहाँ पर परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। जब पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं तब पदार्थ पूरी तरीके से बदल जाते हैं और हमें एक नया ही पदार्थ मिल जाता है। एक अन्य और उदाहरण ले, जैसे दूध, दूध को गर्म करते हैं, दूध को करते हैं गर्म, गर्म करने के बाद में इसे उन्हें हम ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद में इसमें हम छाछ ऐड करते हैं, यानी छाछ थोड़ी कुछ मात्रा में इसमें छाछ मिला देते हैं। अब जैसे ही दूध के गुनगुने दूध के अंदर हमने छाछ मिलाई, तो छाछ में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बैक्टीरिया दूध को दही में चेंज कर देते हैं। अब हमें दूध से क्या मिल रहा है? यहाँ पे दही मिल रहा है, दूध से दही मिल रहा है। तो पहले दूध था, इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ और ये हमें प्राप्त हो गया दही। दूध इसके गुण अलग है और दही इसके गुण अलग है, यानी ये जो मूल पदार्थ है, जब इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है तो हमें जो पदार्थ मिलता है ये मूल पदार्थ से भिन्न होता है, मूल पदार्थ से भिन्न होता है। ये होता है रासायनिक परिवर्तन और इसी रासायनिक परिवर्तन को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसी रासायनिक परिवर्तन को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। डेली हम खाना खाते हैं, वो हमारे पेट के अंदर जाने के बाद में उसका पाचन होता है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया की हम यहाँ से परिभाषा निकालते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो पदार्थ बनता है वो मूल पदार्थ से भिन्न होता है, तो इसे हम रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक परिवर्तन भी कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया
वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक नए भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में कुछ पदार्थ भाग लेते हैं, पदार्थ भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेते हैं और भाग लेने के बाद में इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है और हमें नया पदार्थ मिलता है। रासायनिक अभिक्रिया में कुछ पदार्थ भाग लेते हैं, भाग लेने के बाद में वो क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जो ये पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं इन्हें हम कहते हैं अभिकारक। और जो हमें नया पदार्थ यहाँ पर मिलता है इसे हम कहते हैं। तो यहाँ दो वर्ड है, एक है अभिकारक और दूसरा है उत्पाद। अभिकारक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक, और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर उनमें जो रासायनिक परिवर्तन होता है उनके बाद जो नया पदार्थ बनता है वो होता है उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद को तीर के निशान के बाएं तथा दाएं लिखा जाता है। ये है बायां हिस्सा और ये है दायां हिस्सा। तो अभिकारकों को बाईं ओर लिखा जाता है जबकि उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारकों हम क्रिया कारक भी कहते हैं, क्रिया कारक भी कहते हैं, और उत्पाद को हम क्रिया फल भी कहते हैं। अभिकारक को क्रिया कारक भी कहते हैं और उत्पाद को क्रिया फल भी कहते हैं। अभिकारकों को तीर के निशान के बाईं ओर लिखते हैं जबकि उत्पाद को तीर के निशान के दाएं ओर लिखते हैं। एक हम उदाहरण लेते हैं मैग्नीशियम रिबन। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है यानी इसका करते हैं दहन, मैग्नीशियम रिबन का दहन किया जाता है, तो दहन करने में यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। जब मैग्नीशियम रिबन यानी मैग्नीशियम रिबन का दहन किया जाता है तब हमें यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। ये रासायनिक अभिक्रिया है। जो ये मैग्नीशियम रिबन का दहन किया या इसको जलाया, तो जलाने के बाद में हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद रंग का चूर्ण प्राप्त होता है। ये रासायनिक अभिक्रिया है और इस रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रतीक या संकेत या सूत्र के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक, संकेत या सूत्रों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब प्रतीक, संकेत, सूत्र किसके लिखते हैं? अभिकारक में भाग लेने वाले पदार्थ जो परमाणु होते हैं उनके प्रतीक या उनके संकेत, या यौगिक है कोई तो उसका सूत्र आदि के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब ये रासायनिक समीकरण भी दो प्रकार की होती है। पहली है शब्द समीकरण और दूसरा है रासायनिक समीकरण। पहला है शब्द समीकरण और दूसरी है रासायनिक समीकरण। शब्द समीकरण, जब मैग्नीशियम रिबन का दहन किया जाता है तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद रंग का चूर्ण प्राप्त होता है। इसको यानी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखना, रासायनिक अभिक्रियाओं को वाक्य के रूप में लिखना।
रासायनिक जो अभिक्रिया है उसको वाक्य या शब्दों के रूप में लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी जब मैग्नीशियम का दहन किया जाता है, जब मैग्नीशियम रिबन का दहन किया जाता है तब हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होता है और ये होता है सफेद चूर्ण। तो यहाँ पर मैंने अभिक्रिया थी इसको लिख दिया मैग्नीशियम रिबन यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यदि अब ये है अभिकारक और ये है उत्पाद। यदि इनके प्रतीक लिख दे, मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक अधात्विक तत्व है, अधात्विक तत्व है। अधात्विक तत्व जब विक्रिया में भाग लेता है इसको लिखते हैं तब इन्हें हम अणु के रूप में लिखते हैं Mg प्लस O2। मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका सूत्र होता है MgO। ये है रासायनिक समीकरण, यानी शब्द समीकरण के शब्द समीकरण को प्रतीक या सूत्र के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब ये मैग्नीशियम रिबन है, ये ठोस अवस्था है तो इसका प्रतीक लिख दिया हमने ऐसे। ये गैस है तो मैंने लिख दिया जी, और ये है ऑक्साइड यानी ये ठोस रूप में आता है। तो अब देखो रासायनिक अभिक्रिया है, एस का मतलब है यहाँ सॉलिड, जी का मतलब है गैस, एक होता है लिक्विड, एक होता है एक्वा, यानी ये है ठोस, गैस, द्रव, जलीय अवस्था। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व यानी जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं उनकी भौतिक अवस्था दर्शाना जरूरी होता है। यदि उनकी भौतिक अवस्था हम दर्शाते हैं तब यदि तत्व ठोस है तो उसके लिए हम ठोस को इंग्लिश में एस सॉलिड कहते हैं, तो इसके लिए हम प्रतीक यूज करते हैं एस। यदि वो गैस है तो इसके लिए प्रतीक यूज करते हैं जी। यदि वो द्रव है तो इसके लिए प्रतीक यूज करते हैं स्मॉल एल। यदि वो जलीय अवस्था में या उसका जलीय वेरिएंट है तो इसके लिए हम प्रतीक यूज करते हैं एक्यू। इसके बाद में देखो ये जो समीकरण है, ये समीकरण देखते हैं संतुलित है या नहीं। यहाँ मैग्नीशियम की संख्या 1 है, इधर मैग्नीशियम संख्या 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो इसको हम भाई इनको संतुलित करना जरूरी है तो इसको 2 से गुणा करेंगे, गुणांक लगा दिया 2। अब यहाँ मैग्नीशियम की संख्या भी 2 होगी, यहाँ 1 है तो यहाँ हम लगा देंगे 2। अब ये जो समीकरण है ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व या अभिक्रिया होती है या समीकरण होते हैं उन्हें संतुलित करना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती है। द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार हम न तो पदार्थ का सर्जन कर सकते हैं, यानी न तो हम पदार्थ को बना सकते हैं, यानी द्रव्यमान को न तो सर्जित किया जा सकता है और द्रव्यमान को न ही विनाश किया जा सकता है, बल्कि इसे हम एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम था, इसको हमने जला दिया तो हमें यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो गया। इसीलिए
द्रव्यमान संरक्षण का नियम की पालना करने के लिए हम अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं और जो असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया है उन्हें हम जिस विधि से संतुलित करते हैं वो विधि है हीट एंड ट्रायल। हीट एंड ट्रायल विधि। इस विधि के द्वारा हम जो अभिकारक और उत्पाद है उनमें जो तत्व है उनकी परमाणु की संख्या समान करने के लिए हम एक पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं। 1 2 3 4 इस संख्याओं से गुणा करते हैं। कभी हम पूर्णांक संख्या 1.5 2.5 आदि से हम गुणा नहीं करते हैं बल्कि 2 3 4 इन संख्या से हम गुणा करते हैं। अब हमें कैसे पता चलता है कि अभिक्रिया संपन्न हुई या नहीं हुई? इसके लिए यदि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और तापमान में परिवर्तन हो रहा है, तापमान में परिवर्तन हो रहा है, गैसें उत्सर्जित हो रही है, गैसें उत्सर्जित हो रही है, तब हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया संपन्न है। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए अवस्था में, यदि अवस्था में परिवर्तन होता है, के रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन है और यदि कुछ गैसें उत्सर्जित होती है तब हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कभी दो पदार्थ जुड़ते हैं, नया पदार्थ बनता है, कभी एक पदार्थ विघटित होता है यानी अपघटित होता है, उसे नए पदार्थ मिलते हैं। अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं उनके आयनों के मध्य आदान प्रदान से नए पदार्थ बनते हैं और एक अधिक क्रियाशील धातु या तत्व है वो यौगिक में से कम क्रियाशील तत्वों को हटा देता है यानी विस्थापित कर देता है। फिर बाद में नए उत्पाद का निर्माण होता है। उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है या कुछ अभिक्रिया ऐसे होती है जिन्हें संपन्न कराने के लिए हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। वो ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा हो सकती है, प्रकाशीय ऊर्जा हो सकती है या फिर तापीय ऊर्जा हो सकती है। रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले हम कुछ सूत्र के नाम लिखेंगे, उनको याद करेंगे। तो देखो, पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है, इसका प्रतीक होता है H। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H और इसकी संयोजकता होती है A। इसकी संयोजकता होती है A। अब H है, उसके बाद में आता है H माइनस, इसका नाम है हाइड्राइड। H माइनस, इसका नाम है हाइड्राइड। भाई H है, ये है हाइड्रोजन, H माइनस ये है हाइड्राइड, OH माइनस ये है हाइड्रोक्साइड, S माइनस 2 या S2 माइनस ये है सल्फाइड, SO4 2 माइनस ये है सल्फेट, CO3 2 माइनस ये है कार्बोनेट। H4 प्लस ये है अमोनियम, N2 माइनस ये है नाइट्रेट। तो ये कुछ सूत्र है। हाइड्रोजन है H माइनस हाइड्राइड। यदि देखो H के ऊपर प्लस है तो मतलब ये हाइड्रोजन,
एच के ऊपर आ गया माइनस चार्ज, कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज, ये है हाइड्राइड, ओ एच माइनस इसका नाम है हाइड्रोक्साइड, S2 माइनस इसका नाम है सल्फाइड, SO4 माइनस इसका नाम है सल्फेट, CO3 माइनस इसका नाम है कार्बोनेट, NH4 प्लस ये है अमोनियम आयन, क्या है ये, अमोनियम आयन, NO3 माइनस ये है नाइट्रेट। जैसे ये देखो Na+, ये है सोडियम आयन, का नाम क्या है, सोडियम आयन यानी सोडियम धनायन। इसके बाद में आता है K+, ये है पोटेशियम, K+, ये है पोटेशियम। ये है मैग्नीशियम, Al3+, ये है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम धनायन। तो हमें ये है Na+ यानी सोडियम, K+ पोटेशियम, Mg2+ मैग्नीशियम, Al3+ एल्यूमिनियम, ये है धनायन, ये क्या है, धनायन। धनायन और भी है जिनके बारे में हम आवर्सानी में और चर्चा करेंगे। उसके बाद FCl, Br, ये तत्व है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसका नाम है फ्लोरीन, का नाम है क्लोरीन, का नाम है ब्रोमीन और ये है आयोडीन। F पे चार्ज आ गया माइनस, Cl पर चार्ज आ गया माइनस, Br पर चार्ज आ गया माइनस, I पर चार्ज आ गया माइनस। अब इनका यहाँ पर नाम चेंज हो गया है, इसका नाम चेंज हो गया है। F- इसका नाम है फ्लोराइड, फ्लोराइड या फ्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, F फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन इस पे चार्ज माइनस, ये फ्लोराइड, Cl माइनस क्लोराइड, Br माइनस ब्रोमाइड, I माइनस आयोडाइड। ये जो ऋणावेश है ये है ऋणावेशित तत्व, कौन से तत्व है, ऋणावेशित। जब ऋणावेशित तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तब ये अणु के रूप में भाग लेता है, किसके रूप में भाग लगता है, लेता है, अणु के रूप में भाग लेता है, और ये सब अधात्व है और ये है धात्व। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वहां पर हम सीखेंगे सूत्र निर्माण करना। हमें सूत्र याद नहीं करना है, जैसे देखो CaO, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, AOH, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे हम सूत्र निर्माण करेंगे और सूत्र नाम जैसे नाम दिया कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र लिखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र लिखिए, तो वो हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इतनी आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू।